जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में, इस एनसीईआरटी के सीरीज में जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग इस समय फिलहाल में हिस्ट्री का जो है क्लास 8 पढ़ रहे हैं। और ये जो है चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर नंबर 8 को आप एक बार देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम जो है आदिवासी, दीकू और एक जो है स्वर्ण युग की कल्पना थी, ये चीजें हैं। तो हम लोगों ने कहाँ से देख लिया है, तो हम लोग जो है यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो जो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो है कैसे जो है अंग्रेज क्या करती है। तो वन कानून लेकर जो है वन कानून लाकर ये जो है जनजातियों पर नकेल कसती है। ठीक है। इन लोगों के परंपरागत जो जीवन लोग जो है जी रहे थे, जो अपने तरीके से जो बेसिक जीवन लोग थे उस पर जो है लोग वार करते हैं और उसको ये लोग जीने से रोकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज कि जो है व्यापार की समस्याएं क्या थी, इसको देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन 19वीं शताब्दी में मतलब ये लोग क्या देखते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं और जो महाजन लोग हैं क्या कर रहे हैं कि जंगलों में मतलब आ रहे हैं, वे वन उपज को खरीद रहे हैं, नगद कर्जा दे रहे हैं, आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए की स्थिति को देखें। 18वीं शताब्दी के ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारतीय देशों की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। मांग क्या थी, जो है यूरोपीय बाजार, जो यूरोप का मार्केट है, जो यूरोपीय बाजार है, तो उससे मांग की है। तो जो है भारतीय रेशम का मांग था। ठीक है, भारतीय रेशम की कपड़े की। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगी। अब डिमांड क्या हो रहा है यूरोप में, तो यूरोप में डिमांड हो रहा है किसका, तो रेशम का, रेशम के बने कपड़ों का जो है डिमांड हो रहा है। ठीक है। अब जब डिमांड हो रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या लगेगा, आपको पता है कि भारतीय को जो है ऐसे यूज करते हैं। मतलब जो यूरोप में जिस चीज़ की जरूरत होती है, जिस चीज़ का डिमांड होता है, वही चीज़ क्या करते हैं लोग भारतीयों से जबरदस्ती उगवाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा, नील की खेती को। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। जो स्थाल लोग हैं रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कसे देते थे। देख रहे हैं। और उनके कृषकों को इकट्ठा कर लेते थे। 1,000 के लिए 3 से 4 रुपए मिलता था। देख रहे हैं। क्रीमिकोसिस, जिसमें जो रेशम, जिसमें रेशम बनता है, जो जो उसका कपड़ा नहीं होता, मतलब जो उसका ऊपर का जो वाइट होता है, वो चीज़ें जो है, मतलब इसकी बात हो रही है। इन इसका उत्पादन कौन करता है, जो है रेशम के कीड़ों का, रेशम का। तो संथाल नामक जो है जनजाति करती है, जो कहाँ रहती है, तो झारखंड के हजारीबाग में रहती थी। ठीक है ना। वहां पर रहती थी। तो ये लोग जो है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अंग्रेज लोग हैं भाई, इनके पास पैसा है, तो लोग क्या करेंगे, उसको कर्जा दे देते हैं उस व्यक्ति को, और उस कर्जा देने के बाद जो है उससे ये लोग खरीदते थे। कितने पे, 3 से 4 रुपए में 1,000 कृमि कोष को। इसके बाद इन कृमि कोष को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता है। तो पता है, देख रहे हैं भाई, 3 का कहीं 15 मिल रहा है, 3 के 4 का 20 मिल रहा है। तो इसके बीच का फायदा किसको होगा, तो जो है बिचौलियों को। आज भी होता है बिचौलियों को फायदा, आप कृषि मंडी में भी देख सकते हैं। सॉरी। रेशम उत्पादकों को बहुत महंगी मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी इस समय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि मानेंगे नहीं यार। आप सोचिए ना, ये व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है और इतना मेहनत करने के बाद उसको कितना मिल रहा है, 3 से 4 रुपए। अब 30 रुपए के बदले लेकर कितने बेचा है, ठीक है, तो उसको बेचा 30 रुपए। सोचिए, सीधा का सीधा जो है 14-15 रुपए का जो है घाटा हो रहा है। ठीक है, किसका, एक व्यक्ति का। और कमा कौन रहा है उस बीच के, चलिए। अब यहाँ पर देखेंगे काम की तलाश। काम की तलाश में हर्षित हो जाएंगे। आदिवासियों के साथ और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान जो है फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठीक है। इन लोगों को जो है ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ठीक है, ठेकेदार
बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। देख रहे हैं यहाँ पर बेगारी जैसे सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, क्या मतलब स्थिति बता रहे हैं लोग। बिहार के कोयला में स्थिति बता रहे हैं किस समय, 1920 के समय में। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। इन जो 50% जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं कोयला खदान में, ठीक है, उस खदान में कितने लोग हैं आदिवासी, आदिवासियों की जो संख्या है 50% है। कितना है, 50%। समझ सकते हैं आप लोग। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न तो शरीर को तोड़ना था, मतलब उसको तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वो अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। ठीक है, जो 2000 से कहाँ होते थे इसी कोयला खदानों में 1920 के समय में। तो ये चीजें रही हैं जो समस्याएं थी जो आदिवासियों के लिए। अब देख रहे हैं कैसे ये लोग बेचारे जो है जो है वन उत्पाद करते थे। ठीक है, तो वन उत्पाद मतलब जो अपने वनों से जो है जीवन अपना व्यतीत कर लेते थे, उनको कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। नजदीक से एक नज़र थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं, नजदीक से क्या दिया है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगे पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावतें की। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुए हैं और इसका डेट क्या है, ये सारे रख लेंगे। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ है, जो है कब हुआ है, तो 1855 में। आप टाइम पीरियड याद रखिएगा, तो हिस्ट्री में टाइम पीरियड भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कालक्रम पर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले कौन हुआ था। एग्जाम में आप यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बना देंगे सर, पीसीएस में, तो क्या करेंगे, ये दे देंगे जो है नीचे लिख देंगे विद्रोह का और इसका डेट लिख देंगे और दे देंगे ऑप्शन कि भाई इसमें कालक्रम के अनुसार बताइए। भाई कल पहले कौन हुआ, पहले कोल विद्रोह हुआ, फिर संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है, फिर से बस्तर विद्रोह हुआ और फिर वर्ली विद्रोह हुआ। 4 विद्रोह पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक से आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट दिया है बिरसा मुंडा। के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। उनके पिता जो थे भाई गरीब थे। बिरसा का जो बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीतता था। उनका परवरिश मुख्य रूप से के आसपास के जंगलों में हुई है। गरीबी से बिरसा के पिता को की तलाश में जगह जगह पड़ता था। लड़कपन में ही एक तरह से बिरसा मुंडा का एक तरह से जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। लड़कपन में ही साहित्य में हुए मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी, यानी बचपन में उन्होंने क्या सुन लिया था, तो मुंडा विद्रोह के बारे में उन्होंने कई बार समुदायों को जो है विद्रोह का आवाज देखा। बिरसा के समुदायों के लोग एक स्वर्ण युग की बात किया करें, जब मुंडा लोग दीकों से अंग्रेजों, ठीक है, मतलब बाहरी लोग होता है दीकों में, तो ये अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। तो मुंडा लोग जो है यानी अंग्रेजों के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि उनके समुदायों के परंपरागत अधिकार भाग जाएंगे। वे खुद को इलाके के निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, वे लोगों को कहते थे कि उन्हें अपने सबक बताना है। बिरसा स्थानीय विश्वविद्यालय जहाँ उन्हें स्त्रियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा स्वर्ण युग का साम्राज्य हासिल कर वापस पा सकता है अगर वे अच्छे समझें और अपनी खराब छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जो है जनेऊ धारण किया, शुद्धता और जोर देने लगे। अपनी में बिरसा उनसे वह काफी गहरे। बिरसा का आंदोलन को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन को अपने
विश्वास न करें, क्योंकि आज भी जो है जो जनजाति जो क्षेत्र है ना, वो जो है जादू टोना पर विश्वास करते हैं लोग, ठीक है। मतलब अंधविश्वास पर विश्वास करता है, तो आज भी जो है जनजाति पे विश्वास करते हैं। और सांप काट दे तो ये लोग इलाज करने से हर नहीं आते हैं, लोग अपने से ही करते हैं, नहीं तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसी में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, ठीक है। और उन सारी जो है मान्यताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। यह जो है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मिशनरी को लगातार विरोध किया। अब मिशनरी देखिए, जो ईसाई मिशनरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो ईसाई मिशनरी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईसाई है ना, अब देखिए कैसे बदलाव कर रहे हैं। एक जो है अपने जो है पाश्चात्य, और एक जो है जो मतलब वेस्टर्न, और एक पाश्चात्य, और जो है सुना होगा, ठीक है ना। तो जो मतलब जो अंग्रेजी लोग हैं, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत में, एक सेकंड। तो अंग्रेज लोग जो है ना, मतलब भारतीयों को मतलब अपने बस में करने के लिए, और यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि भारतीयों पर अत्यधिक समय तक मतलब राज्य करने के लिए भारत पर क्या करना होगा कि भारतीयों को अपना धर्म सिखाना होगा। तो ब्रिटेन का धर्म क्या था, तो ईसाई धर्म था। और वो लोग चाहते थे कि जो सारे इंडियन हैं इनको भी क्या किया जाए, तो ईसाई बना दिया जाए। तो इसलिए ईसाई मिशनरियाँ जो भारत में आई, और ईसाई मिशनरी भारत में आकर क्या किया, खूब और खूब धर्म प्रचार जो है किया है इन्होंने। और ईसाई मिशनरी आपको सबसे अधिक कहाँ मिलेंगी, तो आज भी आप ढूंढेंगे तो जनजाति क्षेत्रों में अत्याधिक मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर देखने को मिलता है कि थोड़ी सी एजुकेशन कम है, तो उन्हीं वजहों से जो है टारगेट कौन रहता है ईसाई मिशनरियों का, तो जो है जनजातीय क्षेत्र रहते हैं। और जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन पर क्या करते हैं, लोग अपना टारगेट रखते हैं और उनको बहला फुसलाकर अपने टीम में शामिल करते हैं। किस आज भी लगे हुए हैं जो ईसाई मिशनरी, ठीक है। पर क्या करेंगे, एक समस्या ये भी है कि ईसाई मिशनरी में जो व्यवस्थाएं मिलती हैं, वो हमारे भारतीय व्यवस्थाएं से थोड़ी सी उन्नत होती हैं। गांव में आप देखेंगे कि अगर किसी को सांप काट दिया है, तो पहले ढूंढेंगे क्या, अस्पताल नहीं है। अगर आप गलती से सरकारी अस्पताल में पहुंच गए तो भाई व्यक्ति तो मर ही गया, वो तो गया। इसलिए क्या ढूंढते हैं लोग, ईसाई मिशनरी ढूंढते हैं। और वहाँ पर जाने पर क्या है कि आपको उचित इलाज मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि आगे भी आएगा, ठीक है। वह उन्हें बाहर का मानते थे, ठीक है। मुंडा जीवन शैली को जो है नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। यानी ये लोग प्राचीन के बारे में बता रहे हैं कि भाई मुंडा जो है पहले मतलब बहुत अच्छे से जिए हैं, ठीक है। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को। अच्छा थोड़ा एक सेकंड टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा चार्ज नहीं है, थोड़ा चार्ज लगा लेते हैं। ठीक है। तो बिरसा मुंडा क्या कर रहे हैं, तो बिरसा मुंडा जो है लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप लोग आइए, और हम लोग जो है फिर जो हम लोग का जो छूट गया है समाज, उसको हम लोग वापस पाएं। किसकी, ये जो है स्वर्ण युग की बात कर रहे थे। इसलिए चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है यही। पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक जो है टिक करें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदी भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, और मिशनरी उनकी जो है परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। यानी जो बिरसा, आप समझिए यहाँ पर कि जो बिरसा क्या कर रहे हैं कि अपने
जो अपने जो साथ के जो जनजातीय जो लोग हैं वो क्या करें, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, आप लोग आइए, भागीदारी दीजिए और हम लोग क्या करें, अंग्रेजों का सामना करें और हम लोग उस स्वर्ण युग में जाएं, उस स्वर्ण युग की जो है इसकी कल्पना ये कर रहे थे, जिनमें इनका जो है जो पीढ़ी जो थी, यानी जो इन लोग का जो पीढ़ियाँ जो बीत गई हैं, उन्होंने क्या किया, एक बेहतर जीवन व्यतीत किया है। उन लोग को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं थी खेती करने में, कोई उन लोग को वन में कोई रोक टोक नहीं करता था, तो वो उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। परंतु जब अंग्रेजों को लगा कि जो बिरसा क्या होगा, हमारे लिए खतरा बन रहा है, ठीक है, जो खतरा बन रहा है तो क्या करेगा, तो इन्होंने क्या किया, 1895 में इसको गिरफ्तार कर लिया और इसको दंगे और फसाद के आरोप में 2 साल की इनको सजा भी सुना दी गई। किसको, बिरसा मुंडा को। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनका नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, यानी द्वीपों और यूरोपियन, रावणों की बात, रावण का मतलब क्या है यहाँ पर, तो अंग्रेज, ठीक है, जो है अंग्रेज को तबाह करते हैं, ठीक है। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, यानी जो चर्च जो भारत में स्थापना हुई थी, किसके लिए, तो भारतीयों को गुमराह करने के लिए। ये चर्च भारतीयों को भलाई के लिए नहीं था, आज भी भलाई के लिए नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो जो है भारतीयों को गुमराह करने के लिए कि हम लोग क्या है कि इस भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है इसे हम लोग बेहतर हैं। कौन, तो ये ब्रिटेन के लोग और ये चर्च। तो जो बिरसा मुंडा को ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने क्या किया, इस चर्च का विरोध किया और जो अंग्रेजी जो थाना बना हुआ था, जो पुलिस स्टेशन बना हुआ था, उसका इन्होंने विरोध किया है। तो वो बातें यहाँ पर दी हुई हैं। और जो महाजन थे, जो जमींदार थे, जो उनकी बातें सुनते थे, उनकी संपत्तियों पर उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया। और सफेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। ये सब सफेद झंडा आप याद रखेंगे कि एग्जाम में आपके जो है पूछने की चांस बनता है, कभी एग्जाम में पूछ ले। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हुई। 1900 में जो है बिरसा की मृत्यु भी होगी और आंदोलन ठंडा पड़ गया। आपको पता है कि जब नेतृत्वकर्ता नहीं रहता है तो आंदोलन डाउन हो जाता है। यह आंदोलन की पहचान है। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने जो है औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने जो है एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरोध अपने गुस्से को व्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम किया। यानी जो इनको जो है सफलताएं भी मिली हैं, कि जो है एक सफलता इनको ये मिला कि एक सफलता इनको जो ये मिला है कि अब जो अंग्रेज कंपनी है वो क्या करेगी कि जो इन मुंडा पर, इन जनजातियों पर क्या करेगी, ऐसा कानून थोपेगी नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। और दूसरा कि जो है मतलब इन लोग एक ये भी न्यूज़ किया है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं जिनको दबाया कुचलाया जा रहा है, वो अपनी जो है गुस्सा दिखाने में वो क्या है, सक्षम है। यानी वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो लड़ सकते हैं, युद्ध भी लड़ सकते हैं। तो वही चीज़ें रही हैं। तो बिरसा मुंडा का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जनजातियों में क्या किया कि एक जो है राष्ट्रवाद की, भले ही उसमें राष्ट्रवाद नहीं था लेकिन अपना क्षेत्रवाद मान सकते हैं कि एक उन्होंने क्या किया, उनके अंदर क्या किया, मतलब भावना उत्पन्न किया कि आप लोग क्या करिए, तो इनसे युद्ध लड़िए और अपना फिर वो जो सतयुग की बात है उसको वापस पाइए। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको देख लेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, तो पूरी जनजातियों को आप लोग समझ लेंगे। बेसिक चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का जो है 1857 की क्रांति दी हुई है, तो उसको हम लोग जो है समझेंगे। वो भी आपके चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।